नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को द ग्लोबल एजुकेशन में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का एक टॉपिक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो आने वाले बिहार बोर्ड में क्लास 10th के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं आज के टॉपिक पे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले पूछा जाएगा राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद माने राष्ट्र के प्रति इच्छा जाहिर करना। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ था, जिसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो 18वीं शताब्दी में से पहले यूरोप के लोग अपने राजा और सामंत के प्रति वफादार थे। माने वहाँ के जो राजा रहते थे या जो बड़े आदमी रहते थे, उसके प्रति वफादार रहते थे। राष्ट्र की भावना नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों को यह विचार आया कि हम सब एक देश के नागरिक हैं। यहीं से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसी क्रांतिकारी से। अब पूछा जाएगा फ्रांसी क्रांतिकारी कब हुआ था, तो 1789 में। उसमें वहां के शासक कौन था, तो लुई 16वां। उनके शासनकाल में फ्रांस की क्रांतिकारी हुआ था। वहीं से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसे राष्ट्र के प्रति भावना जग गया। नहीं तो उसके पहले वहाँ के जो जिस जाति के थे उसके प्रति भाव जगता था। बाकी लेकिन फ्रांस क्रांतिकारी के बाद सबका राष्ट्रवाद के प्रति, मैंने राष्ट्र के प्रति सभी को भावना जाहिर हो गया। राष्ट्रवाद का क्या है। राष्ट्रवाद यह भावना है जिसमें लोग अपना साझा इतिहास, अपना एक संस्कृति होगा, उसमें एक भाषा होगा, उसमें एक भविष्य को अपनाते हैं। राष्ट्रवाद में लोग को अपने देश के लिए एकजुट और बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास के मुख्य लक्षण है, जैसे फ्रांसी क्रांतिकारी होने के कारण नेपोलियन का शासन, जिस तरह नेपोलियन यहाँ शासन किया, उससे भी राष्ट्रवाद का उदय होता है। उदारवाद का प्रसार, भाषा और संस्कृति से भी, युद्ध और क्रांतिकारी से, इन सभी से मिलकर राष्ट्रीय चेतना पैदा हुआ, जिसे राष्ट्र के प्रति जागृत हुए सब। अब है फ्रांसी क्रांतिकारी 1789 में हुआ था। उस समय वहां के राजा कौन थे, लुई 16वां, जो अभी बताए हम। वहां उसमें पहले का था कि जो राजा का निरंकुश सत्ता था वहां पे पहले 1789 से पहले वहां फ्रांस की जनता ने राजा की निरंकुश सत्ता को समाप्त कर दिया। कब, 1789 में। उसके पहले राजा का बेटा ही, जैसे पहले लुई 14वां था, उसके बाद लुई 16वां था, 15वां 16वां, पहले राजा की निरंकुश था जी, राजा का बेटा ही आगे चल के राजा बनेगा, जिसे 1789 में फ्रांस में जनता के लोग ने इसे समाप्त कर दिया। यह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नींव बनी, क्योंकि सत्ता जनता के हाथ में आ गई। पहले था राजा के हाथ में था, सत्ता जनता के हाथ में आ गई। सभी नागरिक समान माने गए। जैसे फ्रांसीकारी क्रांतिकारी में वहां 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे, जो उच्च पादरी वर्ग एवं निम्न पादरी वर्ग के होते थे। पादरी माने कि जो पहले अंधविश्वास पे, जो किसी को कहते थे ये चीज नहीं करना चाहिए, ये धर्म मानो, ये धर्म मानो, तो उसके लिए वो पादरी, उनका बहुत माने उसमें वैल्यू होता था उस टाइम। तो पादरी प्रथम स्टेट में आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, जो राज दरबारी थे, बड़े प्रशासनिक अधिकारी आते थे उसमें। तो 2 भाग में हो गया। तीसरा था जो साधारण वर्ग के व्यापारी आते थे, साहूकार आते थे, उद्योगपति आते थे, चिकित्सक आते थे, किसान मजदूर सब इसी में आते थे। तो 3 भाग में बटा हुआ था। जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में जो पादरी लोग थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट,
उनका कर नहीं होता था। तीसरी स्टेट को कर देना पड़ता था। ये सभी नागरिक समान चले माने गए। जब क्रांतिकारी हुआ तबे हुआ सभी नागरिक समान माने गए। राज्य को सर्वोच्च माना गया। राज्य को सर्वोच्च माना गया। फ्रांसीसी क्रांतिकारी के विचार। जब संतर्क होने लगा तो संतर्कता, समानता, सभी को एक समान होना चाहिए, बंधुत्व का परिचार हो गया, सब भाईचारे की सहायता से। इन क्रांतिकारी ने लोगों को 3 महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। स्वतंत्रता माने व्यक्तिगत अधिकार, जैसे पहले तीसरे स्टेट को लोन देना कर देना पड़ता था, तो ये सब अधिकार सब खत्म हो गया, तो व्यक्तिगत अधिकार हो गया। समानता, कानून के सामने सब बराबर है। बंधुत्व, आपसी भाईचारा। इन विचारों ने पूरे यूरोप को राष्ट्रवाद फैलाया। तो यहाँ क्वेश्चन ही बन सकता है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कौन से क्रांतिकारी से हुआ, तो फ्रांस क्रांतिकारी से सबसे पहले हुआ था। यही बन सकता है कि उनका क्रांतिकारी का विचार क्या था, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। राष्ट्रीय प्रतीकों का विकास। जब क्रांतिकारी सब हो गया तो पहली बार राष्ट्रीय झंडा मिला, राष्ट्रीय गान मिला, राष्ट्रीय त्योहार हो गया, ये सब शुरू हो गया। इन प्रतीकों ने लोगों को राष्ट्रीय पहचान मजबूत किया। अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1789 को। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कहा हुआ था? कोर्सिका द्वीप के आजासियो नगर में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप के आजासियो नगर में हुआ था। वह किससे प्रभावित थे? ये जूलियस सीजर एवं अलेक्जेंडर से प्रभावित थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन का उदय। नेपोलियन ने फ्रांस के बाहर कई यूरोपीय देशों का अधिकार कर लिया। उसने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की। नेपोलियन संहिता 1804 में, इसका सकारात्मक क्या था? कानून के सामने समानता, जमींदारी प्रथा समाप्त, माने कि किसान को जो जमींदार देना पड़ता था वो सब समाप्त कर दिया। व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया इसने आधुनिक राष्ट्रवाद राज का भावना बनी। ये सब सकारात्मक है। जो नेपोलियन संहिता ने जो इस समय की जो चार्ट प्रभावित किया, तो उसमें से कानून का अति सामने समानता हुआ, जमींदारी प्रथा समाप्त कर दिया, व्यापार को उद्योग में बढ़ावा दिया। ये सब आधुनिक राष्ट्र की भावना बनी। लेकिन इसका नकारात्मक भी कुछ दिए हैं, जिसे जनता को दिक्कत हुआ, जनता में असंतोष हुआ। नेपोलियन ने भारी कर लगाया, जबरन सेना में भर्ती किया सभी को, फ्रांसीसी नियंत्रण को थोपा। इसके लिए उनके खिलाफ हो गए, लेकिन अपने देश से प्रेम बढ़ा। अब उदारवाद। उदारवाद का अर्थ होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के सामने स्वतंत्रता, संविधान, मतदान का अधिकार। उदारवाद के राष्ट्रवाद को मजबूत करता है। (1848) की क्रांति, यूरोप में जन आंदोलन। 1848 में यूरोप के कई देशों में क्रांतियां हुई। लोग की मांग थी संविधान, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक अधिकार। ये क्रांतियां असफल रही, लेकिन विचार जीवित रही। अब आते हैं जर्मनी का स्थिति के बारे में जानते हैं। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी पहले 39 छोटे राज्यों में बटा था। इन राज्यों में अलग अलग कानून थे, अलग अलग वहां के मुद्रा चलता था, व्यापार में बाधाएं होती थी। तब जर्मनी का एकीकरण, प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था। बिस्मार्क ने युद्ध से और कूटनीति की नीति अपनाई, जिसके कारण जर्मनी का निर्माण, जर्मनी राष्ट्र का जन्म हुआ। बिस्मार्क ने एकीकरण की नई नीति को रक्त और लौह की नीति कहा। रक्त और लौह की नीति का स्पष्ट है था युद्ध। 1871 में
वर्साय के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। इससे जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। इटली की स्थिति। इटली का एकीकरण। इटली भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था। विदेशी शक्तियों का प्रभाव था। इटली के नेता मैजनी थे, कैबूर थे और गैरिबोल्डी थे। मैजनी राष्ट्र का सपना था। मैजनी एक विचारक होने के साथ साथ कवि भी थे। उन्होंने कविताओं के माध्यम से इटालवासियों को संतर्क एवं राष्ट्रीय के आदर्श का प्रसार किया। कौन? मैजनी। इसलिए इटली के आत्मा मैजनी को कहा जाता है। इसने एक इसने एक यंग इटली गुप्त संस्था चालू की थी। कौन? मैजनी ने। और कैबूर ने कूटनीति के सहारे और गैरिबोल्डी ने सैनिक संघर्ष के सहारे ये तीनों मिलकर इटली को जोड़ा। कैबूर ने 1852 में पिडमॉन्ट के प्रधानमंत्री बना था। इटली का राष्ट्रवाद बना। 1870 में रोम की राजधानी बनाकर इटली का एकीकरण पूरा हुआ। रोमांटिक राष्ट्रवाद। संस्कृति से राष्ट्रवाद। कविता, लोकगीत, भाषा और कला से राष्ट्र प्रेम फैलाया गया। पोलैंड में चोपिन ने संगीत से राष्ट्रवाद जगाया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पोलैंड में चोपिन ने संगीत से राष्ट्रवाद जगाया था। बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र में कई जातियां, कई भाषाएं। उस्मानी साम्राज्य कमजोर होने से संघर्ष से बढ़ा था ये बाल्कन क्षेत्र। प्रथम विश्व युद्ध का संबंध। राष्ट्रवाद का परिणाम हुआ कि बाल्कन संघर्षों ने प्रथम विश्व युद्ध की नींव रखी थी। यहीं से माने कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अध्ययन का निष्कर्ष यही हुआ कि राष्ट्रवाद का महत्व क्या है। आधुनिक राष्ट्र राज्य बनाए, लोगों को एकता दी, लोकतंत्र की राह खोली। देखें कि आपने कितना इसको अच्छा से तैयारी किया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। राष्ट्रवाद वह भावना है जिससे लोग स्वयं को एक राष्ट्र का सदस्य मानते हैं। उसमें साझा इतिहास, संस्कृति और भविष्य की भावना शामिल होती है, जो आगे हम लोग पढ़े थे। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी क्रांतिकारी। कब हुआ था? 1789 में। वहां के राजा कौन थे? लुई 16वां। 1789 में फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने सत्ता जनता के हाथ में दी और राष्ट्र में सर्वोच्च माना। यहीं से राष्ट्रवाद की नींव पड़ी थी। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। माने अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, समानता, सबको एक नागरिक सबका एक अधिकार होना चाहिए, नागरिक का, भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए। इस नारे से नागरिकों को समान अधिकार दिए, भाईचारे की भावना को स्पष्ट को राष्ट्र को जोड़ा। चौथा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारी से पहले लोग किसके प्रति वफादार थे? इसका सही उत्तर है राजा के प्रति, क्योंकि राजा के बेटा ही राजा बनता था। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी नहीं हुआ था तो उसके पहले राजा ही उसका प्रति वफादार थे। वो क्रांति से पहले सत्ता राजा के हाथ में थी, तो क्रांति के बाद लोगों को यह निष्ठा राष्ट्र के प्रति हो गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? इसका सही उत्तर है 1804 में। नेपोलियन संहिता ने कानून में समानता स्थापित किया और आधुनिक कानून व्यवस्था की शुरुआत की है। छठा क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता का मुख्य लाभ क्या था? इसका सही उत्तर है जागीरदारी का अंत करना, माने किसानों को
से राहत दिलाना। उसने किसानों को संतरता मिली और व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिला। 7वां क्वेश्चन है, नेपोलियन के शासन का नकारात्मक प्रभाव क्या था? जो हम लोग पढ़े थे उसमें इसका सही उत्तर है भारी कर और जबरन भर्ती। इस नीतियों से लोग नाराज हुए और अपने अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक होने लगे। उदारवाद का मुख्य विचार क्या था? इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद नागरिक स्वतंत्रता, समान कानून और संविधान पर जोर देता है। 1848 की क्रांति की मुख्य मांग क्या थी? इसका सही उत्तर है संविधान और राष्ट्रीय एकता। हालांकि क्रांतिकारी असफल रही लेकिन राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। 10वां क्वेश्चन है, जर्मनी पहले कितने राज्यों में बटा था? इसका सही उत्तर है 39 राज्य में। इन राज्यों में अलग अलग कानून और मुद्रा होने से एकता नहीं थी। 11वां क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति की अपनाई। है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है 1871 में। वर्साय के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। इटली का एकीकरण में विचार किसने दिया? विचारक थे। इसका सही उत्तर है मेजनी। इसे इटली की आत्मा भी कहा जाता है। इसने एक गुप्त संस्था भी दिए थे जिसे यंग इटली कहा जाता है। मेजनी ने इटली को एक राष्ट्र बनाने की सपना दिखाया था। इटली की सैनिक नेता कौन था? इसका सही उत्तर है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली को एकीकृत किया था। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इसका सही उत्तर है 1870 में। रोम की राजधानी बनाकर इटली का एकीकरण पूरा हुआ। 16वां क्वेश्चन, रोमांटिक राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या था? इसका सही उत्तर है कला, संस्कृति और भाषा। रोमांटिक राष्ट्रवाद ने लोगों को अपने लोकप्रिय कहानी, भाषा और परंपराओं से जोड़ा है। इससे भावनात्मक रूप से राष्ट्र से लगाव बढ़ा है। पोलैंड में राष्ट्रवाद को किसने संगीत के माध्यम से जीवित रखा? इसका सही उत्तर है चौपिन। पोलैंड पर विदेशी शासन था, इसलिए चौपिन के संगीत ने लोगों को देशप्रेम की भावना बनाए रखी। 18वां क्वेश्चन है, भाषा ने राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत किया? इसका सही उत्तर है लोगों को एक पहचान देकर। एक समान भाषा ने लोगों को एक महसूस कराया कि वह एक ही राष्ट्र से संबंधित हैं। 19वां क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का संबंध किस वर्ग से अधिक था? इसका सही उत्तर है मध्यम वर्ग से। मध्यम वर्ग शिक्षित था और संविधान स्वतंत्रता और राष्ट्र राज्य की मांग कर रहा था। 20वां क्वेश्चन है, मालकन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ? इसका सही उत्तर है उस्मानी साम्राज्य के कमजोर होने से। उस्मानी साम्राज्य कमजोर पड़ा तो अलग अलग जातियां अपना राष्ट्र बनाना चाहने लगी।
21वां क्वेश्चन, बाल्कन क्षेत्र में मुख्य समस्या क्या थी? इसका सही उत्तर है उसमें जातीय और राष्ट्रीय संघर्ष वहां था। अलग अलग जातियों और भाषाएं होने से संघर्ष बढ़ गया। बाल्कन संकट का सबसे बड़ा परिणाम क्या क्या हुआ? इसका सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध की नौबत आ गई, नींव पड़ी। बाल्कन क्षेत्र में बढ़ते राष्ट्रवादी संघर्षों ने युद्ध की स्थिति बना दी। राष्ट्रवाद ने किस प्रकार के राज्यों को जन्म दिया? इसका सही उत्तर है आधुनिक राष्ट्र राज्य। राष्ट्रवाद ने जर्मनी और इटली जैसे नए राष्ट्र राज्य बनाए। 24वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किस नीति का प्रयोग हुआ? लोह और रक्त की नीति, जो किसने दिए थे? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने युद्ध और शक्ति पर बल के जर्मनी का एकीकरण किया। 25वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में कैबोर की भूमिका क्या थी? इसका सही उत्तर वह कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। कैबोर ने राजनीतिक समझौते और कूटनीतिज्ञ से इटली को एक किया। 26वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारी से पहले राष्ट्र की अवधारणा क्यों कमजोर थी? इसका सही उत्तर है लोग राजा के प्रति वफादार थे। क्रांति से पहले लोग स्वयं को राजा का प्रजा मानते थे, राष्ट्र की नागरिक नहीं। 27वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद ने लोगों को किस बात के लिए प्रेरित किया? इसका सही उत्तर है देश के लिए बलिदान। राष्ट्रवाद ने लोगों को त्याग, एकता और संघर्ष की भावना पैदा की। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार का एक प्रमुख माध्यम क्या था? इसका सही उत्तर है शिक्षा और साहित्य। किताबों, कविताओं और शिक्षा ने राष्ट्रीय चेतना फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 29वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का सबसे सकारात्मक परिणाम क्या था? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रवाद ने लोगों को एकजुट कर एक मजबूत राष्ट्र बनाया है। आज का 30वां क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? इसका सही उत्तर है राष्ट्र जनता से बनता है। यह अध्याय सिखाता है कि राष्ट्र की शक्ति जनता की एकता और चेतना में होती है। 31वां क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता का मुख्य सिद्धांत क्या था? इसका सही उत्तर है कानून के सामने समानता। नेपोलियन संहिता कब दिया था? 1804 में। यह सिद्धांत से आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव रखी गई। जर्मनी के एकीकरण में लौह और रक्त की नीति किससे जुड़ी है? इसका सही उत्तर है बिस्मार्क से। बिस्मार्क ने युद्ध और शक्ति से जर्मनी को एक किया। इटली के एकीकरण में सबसे पहले किस राज्य की भूमिका रही है? इसका सही उत्तर है सार्डिनिया और सार्डिनिया का राजा विक्टोरिया इमुल का राजा बना था। कब? 1849 में। और पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री 1852 में बना था कैबूर। 1852 में पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री बना था। और सार्डिनिया का राजा कौन बना था? 1849 में बना था विक्टर एमुनुएल बना था। कैबूर इसी राज्य का प्रधानमंत्री था 1852 में।
1848 की क्रांतियां किस विचारधारा से जुड़ी थी? इसका सही उत्तर है उदारवादी और राष्ट्रवाद। इन क्रांतियों में संविधान और राष्ट्रीय एकता की मांग थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, रोमांटिक राष्ट्रवाद ने किस वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया है? इसका सही उत्तर है आम जनता। लोकगीत और भाषा ने जनता को भावनात्मक रूप से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।